हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और इस चैप्टर में दो सेक्शंस डिवाइडेड किए गए हैं आपके, जिसमें पहला जो है वो है हिस्ट्री के बारे में कि एंशिएंट इंडियन बिजनेस के अंदर किस किस तरह से काम किया जाता था। और नेक्स्ट सेक्शन जो है सेकंड, उसमें हम बात करेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो इसका जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जहाँ हम हिस्ट्री की बात करते हैं वहाँ पर हमारा तुरंत ही विचार पहुँचता है कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। देखो, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास इस चीज़ का कि ये जो सिविलाइजेशन थी जो 5000 साल से भी पहले की है, और इस सिविलाइजेशन में काफ़ी आपको एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक डेवलप क्या था, ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। यहाँ पर हम बात करें इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर आपका एक क्या चल रहा है, स्पाइसेस का मोस्टली क्या चल रहा है, आपका ट्रेडिंग चल रहा है, इसलिए इसको हम स्पाइस रूट भी कहते थे। और जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर कम्प्लीटली पेमेंट के और एक्सचेंज के आपके फ़िक्स फॉर्मेट्स थे। मोस्टली जो आपका एक्सचेंज था वो कमोडिटीज़ एक्सचेंज हुआ करता था, जिसमें किसी भी ट्रेडर को अपने माल को पेमेंट करने के लिए, माल का पेमेंट करने के लिए दूसरे व्यक्ति से उसका माल परचेज़ करना होता था। तो यहाँ पर जो आपका एक्सचेंज है वो कैसा है, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके ऐसे सी पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे लैंड रूट्स हैं जिनसे आपके क्या चल रहा है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कॉमर्स है, जो ट्रांसफ़र है कमोडिटीज़ का, वो चल रहा है। और इन्हीं बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, एशिया और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ थे उन सब से क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि उस टाइम पर बैंकिंग सिस्टम का क्या फॉर्मेट था, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, एंशिएंट इंडिया के अंदर जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी की पूरी तरह जो आपके डोमेस्टिक बैंकर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं उन पर बेस्ड था। जितनी भी ट्रेडर्स जिनको लोन्स वगैरह चाहिए होते थे वो अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं थी उन सबको वहाँ पे जमा करा देते थे उन चीज़ों के, और उनसे क्या लेते थे, वो लोन्स लेते थे। इन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हायर हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपका एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में जो मेनली आपका आइटम था वो था हुंडी। हुंडी एक तरह का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो प्रेजेंट टाइम में चलता है। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पुराना फॉर्मेट है वो हुंडी है। ये कम्प्लीटली अनकंडीशनल है, और इसके अंदर जो पेमेंट है उस पेमेंट को एक निश्चित अवधि के अंदर, या एक जो आपका डिमांड हुंडी होता था उसके अंदर, जैसे ही आप हुंडी को एक्सेप्ट करोगे तुरंत आपको पेमेंट करना होता था। हुंडी का सिस्टम क्या है, जैसे मान लो एक बंदा है ए और एक है बी। ए ने बी से कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई माल परचेज़ किया, तो इसका पैसा कौन लेगा, बी लेगा। तो बी क्या कर रहा है, एक हुंडी इशू कर रहा है किसको, ए को, जैसे हम बिल कह सकते हैं आज की तारीख में। और इस बिल को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ए कर रहा है। अब इसका पेमेंट या तो हाथों हाथ किया जाएगा, जैसे हम डिमांड हुंडी कहेंगे, और या फिर उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई मैं 1 महीने में, 1.5 महीने में पेमेंट करूँगा, तो उसको हम टाइम हुंडी कहेंगे। तो इस तरह से आपका पेमेंट होता था। यहाँ पर जो हुंडी का होल्डर है, वो हुंडी का होल्डर कौन है, बी है। अगर बी चाहे तो इस हुंडी को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे उसने ये हुंडी सी को ट्रांसफ़र कर दी। तो जब भी इसका टाइम पीरियड मैच्योर होगा तो ए जो है उसका पेमेंट किसको करेगा, सी को करेगा, ना कि बी को, क्योंकि बी ने आदेश दिया है, बी ने ऑर्डर दिया है कि जो ये हुंडी है इसका होल्डर कौन बने, सी बने। तो अब ए जो है उसका पेमेंट किसको करेगा, सी को करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हुंडीज़ के टाइप्स के बारे में, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हुंडीज़ आपके पहले चलती थी, और वो कौन कौन सी थी। नंबर फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं दर्शनी हुंडी के बारे में। दर्शनी हुंडी को डिमांड हुंडी कहते हैं, और दर्शनी हुंडी का मतलब होता है जैसी दर्शन हुए वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जैसी किसी पार्टी ने आपको वो हुंडी दी, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसका पेमेंट करना है, वो दर्शनी हुंडी थी। नंबर सेकंड पे हम बात करें मुद्दती हुंडी के बारे में। मुद्दती हुंडी को टाइम हुंडी कहते हैं,
और मुद्दती हुंडी जो है उसके अंदर क्या होता था कि जैसे आपने हुंडी को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने पर हाथों हाथ आपको पेमेंट नहीं करना, बल्कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड 1 महीने 2 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए, इसको हम टाइम हुंडी कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं धनी जोग हुंडी। ये धनी जोग हुंडी सबसे ज़्यादा प्रचलित थी पुराने टाइम में। धनी जोग हुंडी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का नाम हुंडी के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे हम, जैसे ही हुंडी इशू की गई, जिस व्यक्ति का नाम उस हुंडी में लिखा हुआ है केवल उसी व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा, हुंडी का पेमेंट किया जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसका हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को, तो उसे हम धनी जोग हुंडी कहेंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो इसको हम रजिस्टर्ड हुंडी भी कह सकते हैं। नंबर 4 पे हम डिस्कस कर सकते हैं शाही जोग हुंडी। शाही जोग हुंडी, शाही जोग हुंडी नाम से पता चल रहा है कि जो हुंडी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो आपके नगर में, जो आपके शहर में, सिटी में जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को दे होता है उसका भुगतान, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर शाही जोग हुंडी कहेंगे। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ी हुई हुंडी कौन सी है, शाही जोग हुंडी है। नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं देखनहार हुंडी। देखनहार हुंडी, देखनहार हुंडी धनी जोग हुंडी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो हुंडी होती है ये इजीली ट्रांसफरेबल होती है और इसको आप किसी व्यक्ति को सौंप सकते हो। तो ये 2 से 4, 4 से 10 लोगों के पास पहुंचती रहती है। इसका कोई फिक्स कौन नहीं है, धारक नहीं है, लेकिन जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा, जब इसका पेमेंट करने का टाइम आएगा, उस टाइम पर जो व्यक्ति उस पेमेंट करने वाले व्यक्ति के सामने हुंडी पेश कर देगा कि भाई ये मेरे पास है, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, उसे हम देखनहार हुंडी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें नंबर 6 पे, एक आती है फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी, जो फरमान जोग हुंडी है वो आपकी एक इस प्रकार की हुंडी है जिसमें जो धारक होता है हुंडी का, जो पेमेंट लेगा, वो पेमेंट अपने आप को लेने की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का फरमान जारी करता है कि भाई ये जो पेमेंट है वो दूसरे व्यक्ति को या फलाने व्यक्ति को जारी किया जाए, उसको पेमेंट किया जाए, उसे हम फरमान जोग हुंडी कहते हैं। यानी कि फरमान जोग हुंडी धारक द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम से आदेशित कर दी जाती है, ऑर्डर दे दिया जाता है, और जो पेमेंट करने वाली पार्टी है वो उस आदेश व्यक्ति को ही क्या करती है, पेमेंट करती है, उसे हम फरमान जोग हुंडी कहते हैं। और नंबर 7 पे आती है आपकी जोखिमी हुंडी। जोखिमी हुंडी, जोखिमी हुंडी जो होती है उसका सीन ये है कि जब कोई ट्रेड किया जाता है तो ट्रेड के अंदर जो आपका माल है, ये माल कंडीशनल पे, इसमें क्या है, छोटी सी कंडीशन इस चीज़ की है कि अगर आपका माल सुरक्षित सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाता है जिसने माल को ख़रीदा है, तभी इस हुंडी को स्वीकार या इसका भुगतान किया जाता है। अगर माल सुरक्षित नहीं पहुंचा तो उस कंडीशन में उसको पेमेंट के लिए कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा, इसलिए ये जोखिम से निहित है, इसलिए इसको जोखिमी हुंडी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 7 टाइप के हुंडी आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं, इसमें से आपके क्वेश्चंस भी आए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो बैंकिंग सिस्टम में आपका जो बिजनेस है उसमें आप डिफरेंट टाइप के लैंडलॉर्ड्स के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके नगर सेठ या बिजनेस ज़मींदार या साहूकार लोगों के पास आपका जो माल होता है वो जमा होता है, उसके बदले में आप लोन्स वगैरह ले सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी में और बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पर हस्तशिल्प, हथकरघा और दस्तकारी जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योग, कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपके इन कामों में लगे हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं चीज़ों को लेकर कृषि शाख और कृषि बैंकिंग का क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। अगर हम अप्रेंटिसशिप की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, तो यहाँ पर फैमिली बेस्ड अप्रेंटिस चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कुशलता को, अपने स्किल्स को सिखा रहा है। जैसे मान लो मैं मूर्ति कला में पारंगत हूँ, मूर्ति कला मुझसे आती है, तो मैं चाहूँगा कि मुझसे जो आगे वाली जनरेशन हो उनमें भी ये आर्ट पहुँचे, तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को सिखा रहा हूँ। ऐसा करने से जो हमारा बिजनेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उस तरह से आपके क्या चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल हम इतना डिस्कस करेंगे।